सबको नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, यानी एनसीईआरटी क्लास 7 का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जिसमें मुगल वंश का चर्चा करेंगे। ऐसा प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं जो बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आप जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में एकदम मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक इसका चर्चा करते जा रहे हैं। जब वीडियो को हम कहेंगे कि पूरा अंत तक देखिए, बहुत सारा जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि अकबर का संरक्षक सेनापति कौन था। कहने का मतलब है कि उसका संरक्षक भी था और सेनापति भी था, वो कौन था। ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दिया है उलुग खां, दूसरा बैरम खां, तीसरा अब्दुल रहीम और चौथा ऑप्शन दिया है निजाम खां। तो इसका आंसर मेरा होगा यहाँ बैरम खां। यानी यहाँ पर देखिए, जब कम उम्र यानी 13 साल की उम्र में ही हुमायूं का पुत्र जो अकबर था उसको गद्दी संभालनी पड़ी थी। ठीक है, यानी उसका पिता जो 13 वर्ष की उम्र में ही गुजर गए थे। अपने पिता की मृत्यु के समय वह जो था यानी अकबर जो था पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था, और उसके साथ में उसके सेनापति जो थे बैरम खां साथ में थे। तो जब बैरम खां को पता चला कि अकबर की मृत्यु हो यानी हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो उस समय उसका संरक्षक बैरम खां उसे वहीं पर ईंटों की कुछ साधारण सा मंच बनाकर, ठीक है, हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, घोषित कर दिया। अब उसके बाद जब राज्य का संभाले तो राजरोहन के 4 साल बाद तक बैरम खां के देख रेख में ही अपना राज वो अकबर किया था, राजकाज संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सेनापति बैरम खां ने किसे पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है राम प्रताप, दूसरा महाराणा सिंह, तीसरा हेमू और चौथा ऑप्शन दिया है गुरव प्रताप। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हेमू, यानी हेमू को पराजित किया था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन पहला देखिए 1766 ईस्वी में, दूसरा दिया है कि 1576 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1566 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया है 1575 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में, है ना, यानी 1576 AD। यहाँ पर देखिएगा कि इस युद्ध में अकबर की ओर से राजा जो है मान सिंह ने युद्ध किया था, यानी अकबर की ओर से राजा मान सिंह ने युद्ध किया था, और महाराणा प्रताप की ओर से जो होता है हकीम खां सूर ने कमान संभाली थी, यानी युद्ध हुआ था जिसमें से राजा मान सिंह ने हकीम खां को पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन देखिए कि बड़ा इमामबाड़ा, दूसरा बुलंद दरवाज़ा, तीसरा जामा मस्जिद और चौथा है सिद्दी वसीर। तो इसका आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। यानी अकबर का जो गुजरात अभियान विश्व के सबसे तीव्रगामी सैनिक अभियान में से एक था, और गुजरात के इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण इसके यादगार में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। यानी आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन दिया है अबुल फजल, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा फिरोज शाह और चौथा अब्दुल रशीद। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अबुल फजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आईने अकबरी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि आईने अकबरी का अर्थ होता है अकबर का संस्थान, यानी अकबर का जो संस्थान है उसका मतलब होता है। ठीक है, यानी इसकी रचना अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने की थी, यानी अकबर के नवरत्न में से अबुल फजल भी एक थे, और इसकी रचना अबुल फजल ने ही किया था। इसमें अकबर के दरबार एवं उसके प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, किसके शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ भारत आए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया है बाबर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जहांगीर, यानी जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ भारत आए थे।
अकबर ने सर्वप्रथम मारा, यहाँ पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि अकबर ने जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठा के महत्व को समझा, यानी मराठा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया, यानी मराठा को मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, जिसे मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7वां प्रश्न कहता है कि गुलाब से इत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गुलाब से इत्र यानी सेंट जो होता है बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जहांगीर को, दूसरा शाहजहां को, तीसरा नूरजहां को और चौथा अमर सिंह को। तो इसका आंसर होगा नूरजहां, यानी नूरजहां ने गुलाब से इत्र बनाती थी और उसी को इसे श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर ने, खाली जगह दिया हुआ है एवं फिर खाली जगह दिया हुआ है, को मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, यानी कौन कौन दिन था जो उस दिन में, जैसे सप्ताह में जो होते हैं 7 दिन होते हैं, तो किस किस दिन पर मांसाहार नहीं करना था, ये प्रतिबंध लगाया था। पहला ऑप्शन दिया है गुरुवार एवं शनिवार, दूसरा ऑप्शन दिया है गुरुवार एवं रविवार, तीसरा ऑप्शन दिया है सोमवार एवं बुधवार और चौथा ऑप्शन दिया है रविवार एवं शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही है, यानी गुरुवार एवं रविवार। यानी जहांगीर ने गुरुवार एवं रविवार को मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया था, यानी उस दिन कोई मांसाहार नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में चलते हैं। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है। ऑप्शन देखिए शाहजहां, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर को ही न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वास्तुकला के दृष्टिकोण से किस मुगल का शासनकाल, यानी किस मुगल का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन देखिए, पहला औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया है जहांगीर। तो इसका आंसर होगा शाहजहां, यानी वास्तुकला की दृष्टिकोण से जो होता है शाहजहां का शासनकाल जो था मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर और चौथा औरंगजेब। यानी दिल्ली में जो आज स्थित है लाल किला, जहां पर प्रधानमंत्री प्रत्येक साल जो झंडोत्तोलन करते हैं 15 अगस्त पर, तो ये जो होता है इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है, यानी शाहजहां के शासनकाल में जो होता है दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण करवाया गया था। और इसमें हम लोग देखते हैं कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया था और दिल्ली जामा मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण जो होता है शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। शाहजहां ने किस नहर का निर्माण किया था। शाहजहां ने कौन सा नहर का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन दिया है स्वेज नहर, दूसरा दिया है गंगा नहर, तीसरा यमुना नहर, चौथा खान नहर। तो इसका आंसर होगा यमुना नहर का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 में। कौन सा मुगल शासक बादशाह बनने के पूर्व दक्षिण भारत का वायसराय रह चुका था। यानी कौन सा मुगल शासक था जो बादशाह बनने से पहले जो होता है दक्षिण भारत का वायसराय रहा था। पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब और तीसरा शाहजहां और चौथा जहांगीर। तो इसका आंसर होगा शाहजहां, यानी शाहजहां जो होता है शासक बनने से पूर्व जो था दक्षिण भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब और चौथा ऑप्शन हुमायूं है। तो यहाँ पर औरंगजेब को जो होता है मुगल शासक का जिंदा पीर कहा जाता है। यहाँ औरंगजेब के शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे, है ना। 34%, यानी 34% मनसबदार थे, हिंदू थे जो सबसे अधिक थे। ठीक है, उनकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी।
मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम और पराक्रमी शासक था, यानी ये अंतिम और पराक्रमी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में पुरंदर की संधि कब हुई थी? ठीक है, पुरंदर में एक संधि हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1666 ईस्वी में, और 1665 एडी में, 1660 एडी में, और या 1663 एडी में। तो इसका आंसर होगा 1665 एडी में। यानी पुरंदर संधि पहले जानते हैं कि यह है क्या चीज़। यानी 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। ये जानते हैं कि पुरंदर संधि है क्या चीज़। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम एवं मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह द्वारा पुरंदर की किले की घेराबंदी के बाद, जयसिंह के द्वारा पुरंदर की किले की घेराबंदी के बाद शिवाजी को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा और आकर के 11 जून 1665 ईस्वी को हस्ताक्षर किए और ये संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 प्रश्न। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड कब दिया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पहला देखिए, 1675 एडी में, 1673 एडी, 1668 एडी और 1676 एडी। ठीक है, तो इसका आंसर पहला ही होगा, यानी 1675 एडी को। देखते हैं थोड़ा सा इस पर, है ना। प्रारंभ में गुरु तेग बहादुर का संबंध जो था औरंगजेब के साथ बहुत अच्छा था। ठीक है, यानी शुरू में जो होता है तेग बहादुर का संबंध औरंगजेब के साथ बहुत अच्छा था तथा उन्होंने औरंगजेब की सेना में भी कार्य कर चुका था। परंतु बाद में किसी कारणवश औरंगजेब के गुरु तेग बहादुर के साथ संबंध खराब हो गया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, कारण इसका कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहा था और औरंगजेब का कहना था कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसने उसको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 में। औरंगजेब ने मारवाड़ विद्रोह के कारण जजिया कर पुनः कब लागू कर दिया? मारवाड़ विद्रोह के कारण जजिया कर को पुनः क्यों, मैंने कब लागू कर दिया? ठीक है, सबसे पहले इसको अकबर ने लगाया था, बाद में फिर औरंगजेब ने इसको फिर से लगाया था। तो कब लगाया था? तो 1676 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में, और 1667 ईस्वी में, और 1677 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1679, यानी 1679 एडी पर औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। औरंगजेब के शिक्षक का क्या नाम था? यानी औरंगजेब के जो गुरु जो थे, क्या नाम था उसका? पहला ऑप्शन है मीर मोहम्मद हासिम, दूसरा मीर मोहम्मद कासिम, तीसरा मीर जाफर और चौथा मीर मोहम्मद। तो इसका आंसर होगा मीर मोहम्मद हासिम, जो थे औरंगजेब के गुरु थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि औरंगजेब द्वारा किया गया कुछ प्रमुख कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट को चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, औरंगजेब ने जो था, इसका प्रमुख कार्य में से क्या था कि उसने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद किया था। औरंगजेब जो झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सम्राट पूजा को बंद कर दिया। इससे पहले जो होता था सम्राट की पूजा किया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, सम्राट की पूजा को बंद किया। ठीक है, और तीसरा चीज़ है कि नौरोज प्रथा को बंद किया। नौरोज प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसको जो होता है नया दिन या नया साल के रूप में इसको पर तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जिसको इन्होंने बंद करवा दिया। और नेक्स्ट क्या है कि सिक्कों पर कलमा अंकित करना बंद कर दिया, यानी सिक्का पर कलमा अंकित किया जाता था, जिसे औरंगजेब ने बंद कर दिया। नेक्स्ट है तुलादान प्रथा को बंद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुलादान प्रथा को इन्होंने बंद किया। नेक्स्ट, राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया। यानी पहले सम्राट लोग तो राज दरबार में सोना चांदी यानी महंगे चीज़ों का ये उपयोग करते थे, जिन्होंने औरंगजेब ने सबको बंद कर दिया। आगे, मुसलमान व्यापारियों पर चुंगी लेना बंद कर दिया, यानी मुसलमान जितना भी व्यापारी थे उस पर चुंगी लेना बंद कर दिया। स्वयं बिना वादक होते हुए भी
यानी औरंगजेब को वीणा बजाना बहुत पसंद आता था, यानी स्वयं वीणा वादक होते हुए भी संगीत एवं चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। और नर्तकियों एवं वेश्याओं को राज्य छोड़ने की आज्ञा देते, यानी नर्तकी जितना थे, चूंकि इनको पसंद ही नहीं था ऐसा चीज़, इसलिए नर्तकी और वेश्या जितने थे सबको राज्य को छोड़ने की अनुमति देती। हिंदू त्यौहार और पाठशालाओं को बंद करवा दिया, यानी हिंदू जितना त्यौहार मनाते थे सबको ये औरंगजेब ने बंद करवाया, और हिंदू का जितना भी पाठशाला था, विद्यालय था, सबको ये बंद करवाने का आदेश दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का चर्चा की है, ठीक है, बार बार इस तब क्वेश्चन आता है कोई एग्जाम में। चलिए फिर से बोल रहे हैं कि यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है औरंगजेब, दूसरा अकबर, फिर तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब, यानी पहला आंसर सही होगा। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो है हिंदू मनसबदार थे, 34% हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा कट्टर था, ये कट्टर मुस्लिम होते हुए भी सबसे ज़्यादा मनसबदार यानी 34% मनसबदार हिंदू के थे। इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक फैलाव भी हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बात चर्चा करते हैं कि मुगल कालीन अधिकारी, यानी मुगल काल में कौन कौन अधिकार थे और कौन कौन अधिकारी थे, उनका क्या क्या काम था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कारकुन जो है, कारकुन कहलाता था क्लर्क को, यानी जो क्लर्क थे, क्लर्क को माने चपरासी को, उसको कारकुन कहा जाता था। उसके बाद देखिए बालाशाही अंगरक्षक होता था, यानी बॉडीगार्ड होता था। अहदी निजी सेना, यानी कोई भी निजी सेना रखता था तो उसको अहदी कहा जाता था। मुशरिफ यानी राजस्व सचिव होता था, जो रेवेन्यू का सेक्रेटरी होता था वह मुशरिफ कहलाता था। मीर बाहरी, यह जल सेना का प्रधान होता था, मीर बाहरी जल सेना का प्रधान होता था। एकदम याद कर जाइए, रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर सिपह सलार जो होता है प्रधान सेनापति, यानी सेनापतियों में सबसे बड़ा सेनापति यानी प्रधान सेनापति को सिपह सलार कहा जाता था। और खानसमा, यह शाही परिवार का प्रधान होता था, शाही परिवार का प्रधान होता था ये, ठीक है। और मीर तोजक जो उत्सवों का प्रबंधक होता था, यानी जो भी फेस्टिवल होता था तो उसमें उसका सारा जिम्मा उसी के अंदर होता था, यानी सारा उत्सव मनाने का यानी तैयारी का सारा जिम्मा उसी के अंदर रहता था। मीर तोजक जो था उत्सवों का प्रबंधक था। 20 क्वेश्चन में चलते हैं कि मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था। उस समय सिक्का कॉइन्स जो होता था वो सबसे बड़ा सिक्का को क्या कहते थे। पहला है आना, दूसरा है टकसाल और तीसरा है संसब और चौथा है फुलुस। तो इसका आंसर होगा संसब, यानी संसब जो होता है मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का को कहते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि मुगल कालीन कृषक यानी मुगल काल में कृषक जो थे वो क्या थे, कैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मुगल काल का कृषक जो हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग देखते हैं कि खुद काश्त कृषक क्या था। मुगल काल में खुद काश्त कृषक उसी गांव में खेती करते थे जहाँ के वे मूल निवासी थे, यानी जहाँ के मूल निवासी थे वहाँ जो कृषक होते थे उसको खुद काश्त कहा जाता था। इनका भूमि पर अस्थायी अधिकार होता था, यानी इसका जो होता है भूमि पर अस्थायी अधिकार होता था ठीक है। उसके बाद होता था कि पाही काश्त, देखेंगे याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाही काश्त। ये वे कृषक होते थे जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, है ना, यानी अपना गांव में नहीं दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, उसको पाही काश्त कहा जाता था। उसके बाद देखिए आगे मुजारियान, इनके पास अपेक्षाकृत कम भूमि होती थी, यानी भूमि कम होती थी। ये कृषक खुद काश्त कृषकों की भूमि को लेकर खेती करते थे, उसको भूमि को लेकर के खेती करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं 21 क्वेश्चन में देखते हैं मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है फर्रुखसियर और तीसरा है जहांदार शाह, चौथा औरंगजेब।
तो याद रखिएगा इसको फर्रुखसियर इसका आंसर होगा, यानी फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। अभी हम लोग फिर देखते हैं कि मुगल कालीन राजस्व प्रणाली की क्या व्यवस्था थी, यानी मुगल काल में जो था राजस्व प्रणाली की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि मुगल काल में जो होता है राजस्व व्यवस्था मुगल काल की आर्थिक सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, यानी उसकी जो आर्थिक स्थिति इसी पर निर्भर रहता था। तो मुगल काल में भूमि को पहले देखिए कि 3 प्रकार बांटा गया है। पहला भूमि है खालसा भूमि, यह भूमि बादशाह के अधिकार क्षेत्र की भूमि थी, यानी जो बादशाह थे उसके अधिकार क्षेत्र की यह भूमि थी। खालसा भूमि संपूर्ण साम्राज्य का 20% होती थी, यानी टोटल जितना भूमि था पूरा साम्राज्य का 20% भूमि जो था खालसा भूमि था, जो एकदम बादशाह के अधिकार के क्षेत्र में था। दूसरा है जागीर भूमि। मुगल काल में भूमि के इस प्रकार को प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले में दिया जाता था, यानी उसको जो वेतन के बदले में जो भूमि दिया जाता था मुगल काल में उसको जागीर भूमि कहा जाता था। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में स्थानांतरण होता था तब इसे पाई बाकी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब इसे पाई बाकी कहा जाता था, यानी जब इस भूमि का जो होता है केंद्र के निरीक्षण में इसको बांटा जाता था, यानी स्थानांतरित किया जाता था, तब इसको पाई का भी कहा जाता था। फिर है देखिए क्या है कि सयुरगाल, या जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कह सकते हैं या मदद ए मास, यह मुगल काल में सयुरगाल या मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दिया जाता था, यानी जो मौलवी थे या फिर कोई साधु संत थे जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पुरोहित थे, उसको ये भूमि दिया जाता था। इस भूमि को मिल्क के नाम से जाना जाता था, यानी इस तरह का भूमि को क्या कहते थे, मिल्क, है ना, दूध वाला, तो ना मिल्क के नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में कर की दर, यानी मुगल काल में जो टैक्स लिया जाता था, कर का जो दर था 1/3 यानी 1/3 था, 1/3 थी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 में। तो 22 कहता है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, यानी जो पूजा भवन जिसको कहते थे, जहाँ पर पूजा किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, कौन सा नाम दिया जाता था, दीवान ए खास, दीवान ए आम, या इबादत खाना, या चौथा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इबादत खाना, यानी अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या गृह को क्या कहा जाता था, इबादत खाना कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 तक चलते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो थे तो तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में ये विख्यात थे। पहला ऑप्शन दिया है जहांगीर, दूसरा बहादुर शाह, द्वितीय जफर, और तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। तो इसका आंसर होगा जहांगीर, यानी जहांगीर के समय में ही तानसेन और बैजू बावरा बहुत विख्यात थे, ये दोनों संगीतज्ञ थे। अभी हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में चौथा क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यानी 2 बार वो राज्याभिषेक हुआ था। पहला अकबर, दूसरा जिंदा पीर, और चौथा जहांगीर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो इसका आंसर होगा जिंदा पीर। जिंदा पीर कहने का मतलब है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक हुआ था, पहला हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, और दूसरा बार हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को। ये दोनों राज्याभिषेक इन्होंने दिल्ली में ही करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में चलते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो इसका भी आंसर होगा औरंगजेब, यानी औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था और जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं कि इसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा बाबर और चौथा औरंगजेब। तो यहाँ इसका आंसर होगा शेरशाह, यानी शेरशाह के शासनकाल में जो होता है यहाँ मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की एक रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 में। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, यानी भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा सीकरी, चौथा औरंगाबाद और तीसरा और चौथा ऑप्शन है बीजापुर में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद में जो है भारत में, यानी भारत के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट 28 प्रश्न में, निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था या कौन थी? यानी जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वह अकबर के समकालीन कौन था। ठीक है, पहला है रानी दुर्गावती, दूसरा अहल्याबाई और तीसरा ऑप्शन है मार्तंड वर्मा, चौथा है राजा सवाई जय सिंह। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रानी दुर्गावती। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। रानी दुर्गावती जो है, रानी दुर्गावती, ये दुर्गावती के पति जब गोंड राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद, जब असमय वो मृत्यु के बाद अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन संभाली थी। यह जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में की थी, खासकर जबलपुर क्षेत्र पर, एवं अकबर की सेना को पराजित किया था। राज्य की उन्नति उसके समय काफ़ी बढ़ा चढ़ा था, यानी यह जो होता है तीर और बंदूक चलाने में माहिर थी। यह चीते के शिकार में विशेष रुचि रखती थी, यानी बाघों को मारने में विशेष रुचि रखती थी, चीता का शिकार में। ठीक है, कहा जाता है कि अकबर ने इसकी सुंदरता को देख कर को इस क्षेत्र को जीतने के लिए या उसको पाने के लिए उस क्षेत्र पर लड़ाई करता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 प्रश्न में देखते हैं कि मुगल काल में सर्वाधिक सिक्के की ढलाई किस शासक के समय हुई थी? सर्वाधिक सिक्का की ढलाई किस शासक के समय हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा शाहजहां और तीसरा औरंगजेब और चौथा हो गया हुमायूं। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब, यानी औरंगजेब के शासन काल में जो है सबसे ज़्यादा सिक्के की ढलाई हुई थी। याद रखिएगा, औरंगजेब के शासन काल में ही सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ था, माने उसके साम्राज्य का सबसे ज़्यादा फैलाव भी हुआ और सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार भी उसी के समय थे और सबसे ज़्यादा खूंखार, यानी सबसे ज़्यादा ये कट्टर था मुस्लिम का। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सिक्का की ढलाई इसी के समय भी हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि 1 रुपया है ना, जो वो सिक्का बनाता था 1 रुपया वो 40 दाम के बराबर होता था। ठीक है, और 1 दाम जो था वह 323.5 ग्रेन का होता था। ठीक है ना, यानी मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का, यहाँ ये भी याद रखना है कि मुगल काल में जो सबसे प्रचलित सिक्का था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे प्रचलित सिक्का को क्या कहा जाता था? इलाही कहलाता था। यानी मुगल काल में जो सबसे प्रचलित सिक्का था उसको इलाही कहा जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अकबर के नवरत्न। तो अकबर के नवरत्न को हम लोग देखते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। ठीक है, तो अकबर में यहाँ पर देखते हैं कि उसके नवरत्न में बीरबल एक पहला था, जिसमें ये बीरबल जो था बहुत ही बुद्धिमान था। आपको बीरबल और अकबर का बहुत सा कहानी मिलेगा। ठीक है, यानी कोई भी मामला में अकबर कभी भी माने बुद्धिमत्ता के आधार पर कभी भी उसको पराजित नहीं कर सका था। ठीक है ना, यानी बीरबल जो था बहुत ही बुद्धिमान था। और तानसेन जो था अकबर का एक रत्न था, नवरत्नों में से दूसरा नवरत्न जो था तानसेन था, जो संगीत का सम्राट था। यानी जब राज दरबार में संगीत का ज़रूरत पड़ता था तो इन्होंने उसको पूरा संगीत सुनाता था। और अब्दुल रहीम खान खाना है ना, तीसरा इसका जो नवरत्न था अब्दुल रहीम खान खाना, यह प्रतिष्ठित कवि था। ठीक है, यह प्रतिष्ठित कवि था। और राजा टोडरमल, यह राजस्व एवं वित्त मंत्री था, यानी जो भी वित्त का विभाग देखता था राजा टोडरमल देखता था। राजा मानसिंह इसका प्रधान सेनापति था, यानी अकबर का प्रधान सेनापति था राजा मानसिंह। और मुल्ला दो प्याजा, यह उसका सलाहकार था, यानी जो अकबर का सलाहकार जो था वो मुल्ला दो प्याजा था। हकीम हुकाम, यह खानसामा था, यानी है ना वो क्या था उसका खानसामा। उसके बाद फैजी है, यह राजकवि था और लेखक भी था। राजकवि और लेखक था। तो 9वां है अबुल फजल,
जो है ना इतिहास, दर्शन एवं साहित्य का ज्ञाता था ये। यानी अकबर ने इतना विद्वानों को, और ये विद्वान कोई एक जाति के नहीं थे, विभिन्न जातियों के लोगों को अपने नवरत्न में शामिल किया था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, शाइस्ता खां एवं इतिकाद खां, शाइस्ता खां एवं इतिकाद खां ने कब पलामू, ये झारखंड से है, पलामू झारखंड पर आक्रमण कर मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया था। ये झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर से सुनिए कि शाइस्ता खां एवं इतिकाद खां ने कब पलामू झारखंड पर आक्रमण कर मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया था, यानी झारखंड में भी मुगल शासक का स्थापना किया था। पहला ऑप्शन दिया है 1641 ईस्वी में, दूसरा है 1639 ईस्वी में, तीसरा 1644 में और 1645 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1641 ईस्वी में। ठीक से फिर से हम लोग देखते हैं कि ये झारखंड से संबंधित है। 31 प्रश्न कहता है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, अभी हम लोग देखे हैं कि अबुल फजल जो है, दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अकबर का जो दरबारी कवि था अबुल फजल, वो एक किताब लिखा था अकबरनामा, जिसमें झारखंड को उसने किस नाम से वहाँ पर लिखा था। पहला है पुंडरीक, दूसरा है मुरंड और तीसरा मुंड और चौथा खोखरा। तो इसका आंसर होगा खोखरा, यानी खोखरा अपनी पुस्तक अकबरनामा में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में किस खनिज की प्राप्ति का उल्लेख है। यानी जहांगीर अपनी आत्मकथा लिखा था तुजुक ए जहांगीरी में, जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में एक खनिज पाया जाता था उस समय, और उसको उसने वहाँ उल्लेख किया है, मेंशन किया है। पहला है कोयला, दूसरा अबरक, तीसरा सोना और चौथा एल्युमिनियम। यानी सोना का उल्लेख किया है, यानी स्वर्णरेखा घाटी के क्षेत्र में उसको कोई कहा था कि इस घाटी स्वर्णरेखा नदियों में सोना मिलता है, इसलिए उसका उल्लेख उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने चेर महाराजा महारथ चेर को पराजित किया और लूट का सामान के साथ, पहले खाली स्थान दिया हुआ है, एक सफ़ेद खाली स्थान दिया है, प्राप्त किया था। झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा गोपाल एवं घोड़ा, दूसरा स्थान हो गया श्याम एवं गाय, तीसरा ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर एवं हाथी, चौथा ऑप्शन दिया है मधु एवं घोड़ा। तो यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी 1538 ईस्वी में शेरशाह का सेनापति ख्वास खां चेर महाराजा महारथ चेर को पराजित किया और लूट लिया पूरा सामान, और उसी लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी को प्राप्त किया था, जो है ना सफ़ेद हाथी को प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कब दीन ए इलाही, जिसको तौहीद ए इलाही के नाम से एक नया धर्म की शुरुआत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फिर से देखिए कि अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी इसमें कोई धर्म का कोई बाधा नहीं था, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कब दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, नामक एक नए धर्म की शुरुआत किया था। ऑप्शन देखिए 1580 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1587 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी में। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, यानी जो धर्म स्थापित किया था उसका प्रधान पुरोहित उसने अबुल फजल को नियुक्त किया था। नेक्स्ट 35 में मुगल सेना में तोप खाने के प्रधान को क्या कहा जाता था। यानी तोप खाना का जो प्रधान था उसको क्या कहा जाता था। मीर काजी, मुख्य काजी, मीर आतिश, मीर कासिम और चौथा है वजीर। तो इसका आंसर होगा मीर आतिश। यानी मुगल सेना में तोप खाना का प्रधान को क्या कहा जाता था, मीर आतिश कहा जाता था। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जो था तोप खाना की व्यवस्था की देख रेख करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 में। मुगल काल
की राजभाषा क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी, है ना। तो पहला है उर्दू, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी और चौथा फारसी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी, ठीक है। 37 में मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया। तो मुगल काल में जो है मुगल काल में जो मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया। तो इसका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन देखिए, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो मुगल काल में जो होता है, जो शुरू किया था, इसको किसने किया था, इसको किसने किया था। अब इसका आंसर होगा अकबर ने इसको। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मनसबदारी प्रथा क्या था, है ना, जिसको अकबर ने शुरू किया था। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद, है ना, पद यानी पोस्ट। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। तो जात से तात्पर्य व्यक्तिगत सेना से था, जबकि सवार से तात्पर्य घोड़ों की संख्या से था, ठीक है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। इन्हें दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। यही है मनसबदार व्यवस्था कहा जाता था। अकबर की पद को मनसब और ये मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यानी जो इसका मनसबदारी प्रथा था वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट चलते हैं 38 क्वेश्चन में। कहता है कि फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फैजी किसके दरबार में रहा था। यदि हम पहले बता चुके हैं, अभी इसको देखिए क्या। पहला इसका ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा दारा शिकोह और तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन है क्या, अकबर। तो ये अकबर होगा, चूंकि अकबर के नवरत्नों में से ये था, इसलिए इसका आंसर ये होगा। देखिए 39 क्वेश्चन में देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यानी अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इबादत खां, है ना, इकबाल नामा, दूसरा है राज्यनामा, तीसरा है अकबरनामा और चौथा ऑप्शन है सकीनत उल औलिया। तो इसका आंसर होगा राजीनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 में। अच्छा लग रहा है तो इसको एकदम सब्सक्राइब करके लाइक करते जाइए, शेयर करते चलिए हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। शेरशाह सप्ताह के किस दिन शाम को स्वयं निर्णय करने के लिए बैठता था, ठीक है। यानी कोई भी काम शेरशाह खुद स्वयं की देखरेख में करता था, किसी के भरोसे पर नहीं रहता था। हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारा आपका नियंत्रण, यानी सभी को देखभाल स्वयं करता था, ठीक है। तो वह निर्णय लेने के लिए सप्ताह के अंतर्गत जो भी उसके उलझन या जो भी समस्याएं आता था, तो एक दिन वह सप्ताह में उसका समय देता था। वो कौन सा दिन सप्ताह का था, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे। तो ये बुधवार को यानी वेडनेसडे को जो होता है, ये प्रत्येक सप्ताह में एक दिन बैठता था, सारे निर्णयों को वो स्वयं क्लियर करता था, यानी निर्णय लेता था, सारा समस्या को स्वयं क्लियर करता था, ठीक है। इस पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि शेरशाह के बारे में थोड़ा जानते हैं। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था, यानी न्याय करता था, किसी के पास वह अन्याय नहीं करता था। वह सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था, ठीक है, स्वयं देखता था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, यानी जो भी उस प्रशासक है अकबर का, इसे पूर्वगामी माना जाता है। स्वयं सैनिकों की भर्ती भी करता था, यानी सैनिक का भर्ती भी वो स्वयं करता था। उसने सैनिकों की हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः चलवाई थी, ठीक है, यानी इसको जो है पुनः चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब अगले दिन चर्चा करेंगे। यदि भी वीडियो रियल में अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। इस तरह का वीडियो आप कंप्लीट रूप से देखते जाइए, आपको बहुत अच्छा से तैयारी होगा, चाहे आप किसी का भी कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।